मनीष भैया फिर आगे इंट्रो शुरू कीजिएगा। हाँ, मैं कर रहा हूँ। जी। मैं इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, फिर मीनू दीदी लेंगी नेक्स्ट सेशंस। जी। अभी गुरुजी भी भैया जोड़ेंगे ठीक है। आधे घंटे के अंदर अंदर। हम्म। जी। तब तक आप इंट्रो हाँ, करा। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी भैया। हाँ जी भैया दिख रही। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम वैसे बात कर चुके हैं, तो स्किप करेंगे जो जो चीजें हम बात कर चुके हैं। और अ, जो कुछ नई इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। तो हम पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत की बात करेंगे, है ना। आधुनिक आधुनिक स्वास्थ्य के लिए प्राचीन ज्ञान। आधुनिक वीडियो ऑफ कर ले भाई जी। करो। आधुनिक स्वास्थ्य के लिए प्राचीन ज्ञान, है ना। तो ये हमारा वेबसाइट है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। अभी पलवल की जगह बेस जो है वो चेंज हो गया है, तो बरसाना हो गया है ना। तो हम पुराना ये पीपीटी है इसलिए पलवल, लेकिन अभी जो बेस है हमारा पलवल की जगह बरसाने हो गया है। ठीक है। तो पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान जो है वो 2008 में लगभग स्थापना की गुरुजी ने, आचार्य ब्रजमणि शास्त्री जी ने। ठीक है। और मूल सिद्धांत जो है वो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश के संतुलन पर आधारित है ना। आप सबको पता है हमारा शरीर जो है, जो बाह्य शरीर है, वो 5 तत्व से बना है। बाकी 3 तत्व हैं जो सूक्ष्म है, वो है मन बुद्धि अहंकार। और एक 8वां तत्व है, वो 9वां तत्व है जो सोल है। वैसे 24 तत्व है, पर अभी इनके इर्द गिर्द ही बात करते हैं। तो बेसिकली हम बीमार जो है, सोल को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे जो 3 सूक्ष्म तत्व हैं मन बुद्धि अहंकार, वो भी हमें बीमार करते हैं। और हमारे 5 तत्व भी बीमार करते हैं। तो जब हम चिकित्सा करेंगे तो इन 5 तत्व की ही बात करेंगे। जो भौतिक तत्व हैं, उन उनसे हम ठीक होके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे गुरुजी के अनुसार ये जो चिकित्सा है, ये जो है, ये रोग की चिकित्सा नहीं है, ये रोगी की चिकित्सा है। ठीक है। रोगी की चिकित्सा कैसे बोलेंगे इसको, कि एक रोगी के अंदर 5 5 6 6 7 7 सिम्टम होते हैं। कोई घुटना शोल्डर, मतलब घुटना भी दर्द कर रहा है, शोल्डर भी दर्द कर रहा है, सर भी दर्द कर रहा है। तो इस तरह से 4 4 5 5 रोग होते हैं एक रोगी के अंदर। तो हम रोग की चिकित्सा ना करके रोगी की फुल चिकित्सा करेंगे, होलिस्टिक हीलिंग। ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है संस्थान का, 24/7, आप इवन नदी की धारा में भी कहीं खड़े हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप चिकित्सा कर सको, ये हमारा उद्देश्य है। और संस्थान उसके लिए कार्यरत भी है। आप 24/7 निशुल्क ऑनलाइन फॉर्म भर के चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। प्राकृतिक उपचार है, कोई केमिकल नहीं है। बहुत कम 5 2 4% केसों में दवाइयों की जरूरत होती है। वो भी पंचतत्व बेस ही है दवाइयों का। पर ऑलमोस्ट ये बिना दवाई की चिकित्सा है। ये पंचतत्व के प्रशिक्षण के द्वारा हम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। और पेड़ पौधों और प्रकृति की संरक्षण भी करते हैं। कुछ वीडियो आपने देखे हुए होंगे, हम कैसे प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। गुरुजी हमेशा प्रकृति की ही बात करते हैं, है ना। उसके बाद है, ये 5 तत्व हैं हमारे। तो हमारा जो पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत क्या कहता है, हमारा शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। इन तत्वों का असंतुलन संतुलन बिगड़ने से शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां और रोग उत्पन्न होते हैं। पंचतत्व चिकित्सा में इन तत्वों के संतुलन को पुनः स्थापित करके रोगी को उपचार किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये जो लाइनें हैं वो समझ में आए। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे। और हमें थोड़ा बीमार जैसे कमजोरी सी फील हो रही है, होती भी है ऐसा, तो इस केस में हम क्या करते हैं। पहली बात बताइए कि गर्मी के मौसम में हमारा कौन सा तत्व बढ़ जाता है। अग्नि। अग्नि तत्व। तो अग्नि को अगर हमें कहीं से भी बुझाना है,
कम करना है तो अग्नि को कौन इन पांचों में से किस तत्व के द्वारा कम किया जा सकता है? जल तत्व। जल जल जल। पृथ्वी। हाँ, तो अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो जल का उपयोग कैसे कैसे करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को गर्मी कम लगे या शांत हो जाए? कैसे कैसे करते हैं? जो गर्मी में जल का पानी वाली सेवन सब्जियां करके। आती हैं, पानी का जल सेवन का ज्यादा सेवन। करते हैं, बहुत बढ़िया। और जो गर्मियों में जैसे खाना पीना चेंज करते हैं, गर्म जिसमें पानी हाँ, ज्यादा हो सब्जियों उस में, टाइम वो। तीखा खाना भी कम हो जाता है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। इवन इवन बहुत गर्म भोजन डायरेक्ट तवे से उतरते नहीं हुए खाया भी नहीं जाता। कर पाते, है ना। और हम महातीसर। नहाते भी ना, हमारा नहाने के नंबर्स बढ़ जाते हैं ना, हम फ्रीक्वेंसी। एक बार हाँ की जी। जगह 2 बार नहाने लग जाते हैं, है ना। और हमारे हम कूलर भी चलाते हैं तो डायरेक्ट पानी की बौछार ना लेके हम क्या करते हैं कि हवा में थोड़ी सी नमी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, हवा में मिक्स होके वो कूलर की तरह हमें ठंडक देता है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी तो भैया। इसका मतलब हमने अग्नि का उपचार तो किया है ना। जी। अब सर्दियों का उपचार कैसे करते हैं हम? सर्दी में क्या उपचार है हमारा? हीटर ऑन करके। हीटर ऑन करके। पर हीटर कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? और हर आदमी हीटर, थोड़ी सी देर के लिए आपको आराम मिलेगा, पर गरम कपड़े पहन गरम के। कपड़े गरम पहन के। कूलर। गर्म कपड़े और- क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर की जो ठंड है वो अंदर ना लगे और हाँ। हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर ना जाए। बाहर ना जाए। ठीक है। गरम खाना सर। पर एक चीज गर्म आप चीजें मुझे खाते बताइए, हैं। सर्दियों में हमारा भोजन बढ़ जाता है क्या? हाँ जी। हाँ। हाँ हाँ जी। जी जी जी। और क्या करते हैं हम सर्दियों में? जो पानी कम पीते हैं। उचित रहते हैं। पानी की प्यास कम लगती है, तो मतलब हाँ जी। पहले से ही पानी जल बढ़ा हुआ है तो इसलिए हमको पानी की प्यास कम लगती है। सर्दियां का मतलब आप जल मान सकते हैं अभी के लिए। तो अगर सर्दियों में हमें पानी प्यास हमें कब कम लगेगी? पहले से ही अगर हमारे शरीर में जल है तो हमें पानी प्यास लगेगी क्या? नहीं। नहीं। जी तो सर्दियां मतलब जल, जैसे गर्मियां मतलब अग्नि, सर्दियां मतलब जल। जल। तो जैसे ही आपके शरीर में जल बढ़ जाएगा तो आपको पानी की प्यास कम लगेगी। जी। और आप क्या करते हो सर्दियों में? वीवो टू वन सर्दी वीवो गर्म 211 क्यों कर रहे हो ये सब? Vivo 211। 32 खत्म हो गया है ना भाई, आदमी अपना अपना है। पता नहीं। रवि, इसको रोकोगे क्या लिखने से? देख रहा हूँ भैया। भैया डिसेबल मुझे होस्ट बनाइए। हाँ मैंने डिसेबल कर दिए सारे नोटेशन। जी। एक मिनट, ये डिलीट कैसे होंगे? मैं कर रहा हूँ भैया, आप आगे कंटिन्यू करो। हाँ, ठीक है। तो आ, हम तो कहाँ पे थे? सर्दियों पे थे। सर्दियों में सर्दियों में हमारा भोजन बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। हाँ जी। और भोजन बढ़ता है और सर्दियों में हम पाचन शक्ति भी बढ़ती है। मीठा सर्दियों में खाना बढ़ जाता मीठा खाना बढ़ जाता है ना। है। हाँ जी। आप ऐसे ही, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है, इन पांचों तत्वों में से भोजन जो है वो किस तत्व में डाला जाए, ऐसे ही सोच के बताओ आपको कौन से तत्व में आना चाहिए। पृथ्वी तत्व। अग्नि। नहीं, पृथ्वी में आए। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में आना चाहिए, है ना। ये पृथ्वी में ही आना चाहिए, क्यों आना चाहिए बाद में बताएंगे, पर ये अभी आप मान लो पृथ्वी में आना चाहिए। और भैया जी हम पुराने वाले भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते पुराने वाले, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा पुराना। राइट। हाँ। तो जब हम सर्दियों में ज्यादा भोजन करते हैं तो मतलब जल बढ़ा हुआ होता है, और जल को कम करने के लिए हम ज्यादा भोजन करते हैं। तो जैसे अग्नि को कम करने के लिए हम ज्यादा नहाते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, ऐसे ही सर्दियों में जब जल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम भोजन ज्यादा करते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व। तो जल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पृथ्वी तत्व पृथ्वी को तत्व को बढ़ाते हैं। कंट्रोल करते हैं, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही हम जब भी, अभी मैं बस एक दो एग्जांपल इसलिए दिए आपको समझ में आए। तो एक ऊर्जा हमारी असंतुलित हुई, पहले अग्नि असंतुलित हुई तो हमने जल से उसको नियंत्रित कर लिया। अगर एक हमारी जल की ऊर्जा असंतुलित हुई तो हमने पृथ्वी से असंतुलित कर लिया।
ठीक, संतुलित कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी से संतुलित करेंगे आगे जब ट्रीट करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? आगे चलूं? हाँ जी। हाँ जी सर। तो अभी संस्थान की एक ये यात्रा है 2008। गुरुजी, मैं भी नहीं जानता था 2008 में गुरुजी को। 2014 के आसपास लगभग मैं पहली बार मिला, और 2014 से 17 तक मैं अकेले ने सीखा। फिर गुरुजी को बोला कि ये हमें सबको सिखाना चाहिए। रवि ये हटा दो ना। मैं ढूंढ रहा हूँ भैया, ऑप्शन डिसेबल हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं प्लीज? हाँ एक मिनट, बताइए। एक मिनट, नीचे एनोनेट का आपको ऑप्शन दिखेगा मैंने कर जिसमें दिया, मैं कर रहा हूँ। वो आपने डिसेबल कर दिया भैया उसको। मैंने सबको डिसेबल कर दिया है, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये फिर लोग करते रहेंगे, वो स्क्रीन खराब दिखती है। जी। ठीक है। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि 2017 में मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया कि ये सबको सिखाते हैं। गुरुजी बोले नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, शायद लोग ना सीख पाए, बहुत मेहनत लगती है, आपने 3 साल। मैंने कहा नहीं, 2 दिन में सीख जाएंगे। तो गुरुजी को बहुत मिन्नतें करके कन्विंस किया। तो 2017 से हमने शुरुआत की। अक्टूबर 2017 मुझे याद है, पहला हमने शिविर ऑफलाइन लिया पलवल में। 17 से 19 तक हम ऑफलाइन ही करते रहे। फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना ने नया इनोवेशन दिया 2020 से। और थोड़ा दिक्कत भी होती थी लोगों को कि लोग ट्रैवल करते थे, है ना, और ट्रैवल में भी खर्चा होता था, और हमें व्यवस्थाओं में ही हमारा पूरा समय निकल जाता था। तो हमने ऑनलाइन किया, और फिर ऑनलाइन चल ही रहा है। लगभग 60 शिविर हो चुके हैं हमारे ऑनलाइन, है ना। और अ, फिर हमने कोरोना में बहुत सर पेशेंट किए 2022 में। मतलब 2022 तक मान सकते हैं आप, हमने 2 लाख पेशेंट ट्रीट कर दिए थे, है ना। और 7,000 के आसपास हमने लोगों को ट्रेनिंग दिया था, और बढ़ ही रहा है। ये पुराना पीपीटी है, तो ये हमारा चल रहा है, शायद 9-10 हजार लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं अब तक। और पेशेंट का कारवां चलता है, लगभग 100 से 150 पेशेंट रोज आते हैं संस्थान में चिकित्सा सेवा के लिए ऑनलाइन। और ऑनलाइन सेवा बिल्कुल फ्री है। फिर हमने थोड़ा, हमें इतने सारे पेशेंट और इतना डेटा हैंडलिंग में दिक्कत आ रही थी, तो हमने 2024 में 23 में पूरी वेबसाइट पे ये सब इनबिल्ट किया। और ये पूरा डेटा जो है मैनेज है, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को शेयर नहीं हो सकता, सिर्फ रवि ओनली कैन सी दिस डेटा, ठीक है। तो ये है। और अभी हमारी जो सेवा मंडली में जो लोग हैं वो 150 मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन सेवा देते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हमारी तरफ से पुरुष को पुरुष चिकित्सक देखते हैं और महिलाओं को महिला चिकित्सक, ठीक है। तो ये हमारी सेवाओं के थोड़ा डिटेल्स है ना। ऑनलाइन निशुल्क सेवा है 24/7। ऑनलाइन परामर्श भी ले सकते हैं आप, प्रशिक्षण ले सकते हैं। बीच बीच में हम सेमिनार और कार्यक्रम भी जा जा के करते हैं, जो जहाँ पे क्लोजली लोकल होता है। अभी भी पीछे गुरुजी कोल्हापुर में थे, उससे पहले मुंबई थे, पुणे आए थे, और राजस्थान। चलता रहता है। और हमारे प्रशिक्षु भी जो संस्थान को अपनी अ, एक होता है ना ओनरशिप समझते हैं, जो संस्थान को अपना मानते हैं, वो जा जा के खुद से कैंप भी लगाते हैं। अब जैसे भंवर भाई जो जोधपुर से हैं, और बाबा रामदेवरा का मेला लग रहा है 20 दिन का, वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क। और पीछे अनिकेत जी ने नालंदा में किया था शिविर, नवादा में। तो गुजरात में चलते रहते, तो हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते, तो आप पता कर सकते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। पेड़ पौधे और प्रकृति को संरक्षण इम्पोर्टेंट है, तो कुछ वो करना ही पड़ेगा। कि लोगों की ऐसे आप फीस नहीं लेना चाहते, उनसे 5 पेड़ लगवाइए, ठीक है। और बाकी पुस्तक लेखन, जो गुरुजी के सारे वीडियोस हैं उन पे पुस्तक लेखन कार्य भी चल रहा है। और मीनू दीदी जो अभी आपका नेक्स्ट सेशन लेंगी, वो लीड कर रहे हैं उस ग्रुप को, तो वो पुस्तक लेखन कार्य करती हैं। और हमारे मोहित चतुर्वेदी जी है, पहली पुस्तक का लेखन उन्होंने किया है। तो गुरुजी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सारा कंपाइलेशन ये लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रिसर्च चलता ही रहता है ये। और गुरु आपको, आप क्योंकि आप आज जुड़ गए हैं, तो हमेशा
लाइफ टाइम आप जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे जो नए नए रिसर्च है वो आपको मिलते रहेंगे गुरुजी के वीडियो और मीटिंग्स के माध्यम से। ठीक है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आज तक हमने किसी को साइड इफेक्ट नहीं देखा है। और आप अगर अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और डर भी बंद हो जाएगा, बीमारियों से जो डर लगता है ना लोगों को। और होलिस्टिक हीलिंग है, समग्र वो है कुछ। तो ये आपको हम लेफ्ट साइड अभी छोड़ देते हैं, वैदिक संदर्भ जो है वो हम अभी आगे की क्लासेस में मतलब बताएंगे। तो रोगियों के जन्म, उनके आधार पे हमने कुछ स्टडीज की, जो हमारे पास डेटा था, और हमने ये पाया कि अगर किसी को मधुमेह रोग है तो पांचों ऊर्जाओं के अनबैलेंस में से किसी से भी हो सकता है। किसी को घुटने में दर्द है तो वो भी पांचों ऊर्जाओं का कारण। आप ये आज के बाद से आप में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वे इस रोगी की आंख में दर्द है, क्या ट्रीट करना है। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आपको गुरुजी से भी डांट पड़ सकती है और मैं भी थोड़ा डांट सकता हूँ। आपको पूरा फॉर्म भरना है, ऊर्जा डायग्नोस करनी है। किसी आंख के रोगी की ऊर्जा अग्नि हो सकती है, जल हो सकता है, वायु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक ऊर्जा किसी एक रोग का कारण नहीं है। तो इसीलिए कोई भी रोग का ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा आगे से। ये पर्टिकुलर स्लाइड में आप नीचे अगर देख रहे हैं तो नीचे आपको देखने से पता लग रहा है कि पांचों ऊर्जाएं हर बीमारी में कारण बनी है ना। चाहे मधुमेह हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो। आप में से किस किस को लगता है कि जोड़ों का दर्द जो है वो वात होता है? किस किस को लगता है आप में से? पर मुझे लगता है मैं इससे पीड़ित हूँ, तो जैसे गुरुजी के वीडियो सुने ना तो एक एक हाँ कड़ी जुड़ती गई उनसे। हाँ। तो देखिए, वात हो सकता है लेकिन 20% 25% रोगियों में ही वात कारण होता है। कई कई में अगर आपको चलने में दर्द है तो वात होगा, लेकिन अगर आपको कुछ रोगियों को बैठे बैठे दर्द होता है तो वो वात नहीं है, वो पृथ्वी है ना। वात जो है वो वायु और आकाश से बना है। तो हमने जो अपने त्रिदोष है आयुर्वेद के, उनको इन पांचों तत्वों में तोड़ा हुआ है। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, तो अकेला कभी कभी गर्मियों में किसी को घुटनों में दर्द होता है तो वात कैसे होगा। कभी कभी किसी को बारिश में दर्द ज्यादा होता है, किसी को सर्दियों में ज्यादा होता है। अलग अलग रोगियों का अलग अलग कारण है। तो अगर मान लो मुझे कोई भी समस्या, अ, गर्मी के मौसम में मुझे कोई समस्या होती है तो क्या कारण होगा, कौन सा तत्व होगा? ऐसे ही अग्नि तत्व। अग्नि ही अग्नि होगा ना। तत्व, हाँ। जब गर्मी के मौसम में मुझे समस्या हो रही है तो अग्नि होगा। अगर सर्दी के मौसम में मुझे तब समस्या हो रही है तो तो जल तत्व। जल होगा। तो ये आसान है ना समझना। तो मुझे जी। क्या है, अगर मुझे आप में से ये बताओ, अगर कोई किसी दो दो पेशेंट है आपके पास, एक को एक को सर्दियों में लूज मोशन हुए हैं, एक को गर्मियों में लूज मोशन होते हैं, तो दोनों का ट्रीट एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अलग 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 अलग। अलग अलग। पर बीमारी तो लूज मोशन ही है। तो बट अंग्रेजी क्या करे, अंग्रेजी दवाई क्या करेगी? एक ही सर दवाई मेरा दूंगी ना। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। भैया जी, अगर कुछ ऐसे मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द है और 12 महीने रहता है, नो हम्म डाउट कभी सर्दी में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म। तो फिर तो जिनको 12 महीने वो प्रॉब्लम रहती है उनको हाँ, फिर क्या करें? गुरुजी सब का कुछ क्या कहना है कि 24 घंटे में और 12 महीने में कोई भी समस्या सेम नहीं रहती। तो आपको वो पकड़ना है, भैया म्यूट करना है सबको। आपको वो पकड़ना है सोनिया जी, जो जिसका मतलब जिस मौसम में समस्या बढ़ती है। ये हम बताएंगे डायग्नोस और ट्रीटमेंट। मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देता जा रहा हूं जिससे कि एक भूमिका बने हमारी। ठीक है, जी जी। तो ये तो खैर बता दिया हमने, आप सब लोग जानते हैं। हम हाँ, पंचतत्व चिकित्सा जो है वो पशुओं में, और पर्टिकुलरली बाकी पशु तो छोड़ दीजिए, जो सबसे चेतनाशील गौ माता है उसमें बहुत अच्छे से काम करती है।
पेड़ पौधों में काम करती है, पशुओं में किसी में भी, कुत्ते बिल्ली बंदर सब में काम करती है, और गौ माता में भी काम करती है। और ये हमारे बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं, और हमें इस रिसर्च को आगे ले जाना है। तो आप में से अगर कोई गौशाला चलाते हैं या गौ सेवा करते हैं, तो हम उनसे स्पेशली बात करेंगे और थोड़ा रिसर्च करेंगे इस पे फर्दर, है ना। और वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते रहते हैं, और वीडियो तो बहुत सारे आपको मिल ही जाएंगे कि आप कन्विंस हो तो आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। मेन उद्देश्य ये है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका लोहा मनवाना, इस चिकित्सा विधि व्यवस्था का, और कम से कम भारत सरकार से एक प्रमाण लेना कि हम ये चिकित्सा करेंगे तो इलीगल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और हम कोई दवा नहीं देते हैं, है ना। भैया जी, और एक जानकारी देना चाहता था। जी। जैसे आपने कहा गौ सेवा में चिकित्सा करने से होता है, तो मैंने भेड़ और बकरी में किया है हम्म। ये रंग चिकित्सा। हम्म। तो जैसे भेड़ बकरी में ट्रिप्स होता है, बोलते हैं, भवरी बोलते हम्म। हैं उसको, जिसपे हम्म। पैरालिसिस का केस आता है और सीजर का साइन रहता है। हम्म। उसमें वो काइंड ऑफ कोमा टाइप्स हो जाता है, वो हम्म। चल नहीं पाता, सिर्फ पलक झपकता था। तो उसमें से हम्म। मैं उसके सर से लेकर पूरा पूंछ तक के एक लगाया था, तो वो मूवमेंट लेना स्टार्ट हो गया, और कुछ 2-4 दिन में वो चलना फिरना स्टार्ट कर लिया। भले वो थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा था, लेकिन वो चलना स्टार्ट कर हम्म। दिया था। जी। ठीक है, तो ये हमने तो भी मतलब काफी वहां देखा फर्क है। दिखा था। जी। हाँ। जी ये भैया, इसमें ना ये पंचतत्व चिकित्सा जैसे भैया कह रहे हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी में चमत्कारिक परिणाम देती है। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों ने इसको कीट पतंगों में, छिपकली में, और भी मतलब इवन बिच्छू और सांप की भी चिकित्सा में इससे लाभ लिया है। तो ये क्योंकि पहला स्टेटमेंट जब आप सीखते हो पंचतत्व, तो आपको मिलता है कि आप पूरे के पूरे यूनिवर्स में ईश्वर का बनाया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही पंचतत्व है ना। और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने आप बनता है और अपने आप विलय करता है। उसके साथ कर्म सिद्धांत जुड़ता है, साथ में चेतना जुड़ती है, साथ में मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें भी जुड़ रही होती है। तो उसके चेतना से, ईश्वर की प्रेरणा से आपके कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, ये आपका कर्म सिद्धांत में चला जाता है। तो ये सभी जगह वस्तुतः काम कर रही है, और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे चिकित्सक भाई हैं छत्तीसगढ़ से, और वो बहुत लंबे समय से, पिछले 6 साल से, जबकि वो चाहते तो सभी पशु पक्षियों में जो भी उनके पास आते हैं उनमें एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रहे थे, जैसे वो किया करते थे। लेकिन पंचतत्व के बाद में जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो अपने सारे मरीजों में पंचतत्व से ही चिकित्सा कर रहे थे। उनके पास बहुत अच्छा डेटा भी था। लेकिन अभी recently पिछले महीने उनका निधन हुआ है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन पे रिसर्च कर रहे हैं, और आप लोग अगर करना मैं चाहेंगे तो उनके साथ आपको अलाइन किया जाएगा। मैं उन्हीं का लड़का हूँ, गौरव भैया, सौरभ देवांगन। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी, प्रणाम। बहुत अच्छा भैया। हाँ, प्रणाम भैया। तो जी। ये बेसिकली हमें भी अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है। कि मैंने देखा है गौ माता को जब आप इंजेक्शन लगाते हो, बहुत लोग तो इतने बदमाश होते हैं कि रोज इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हैं या रोज इंजेक्शन लगा रहे हैं, और वो मतलब देख के भाग जाती है इंजेक्शन को, कितना दर्द होता है हम ही समझ सकते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है, ये हमने देखा भी है। और आप भी उस पर प्रयोग करके देखिए, जितना भी एडवांसमेंट होगा कैसे करना है क्या करना है, उसके लिए फिर टीम बना के काम करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भैया मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी पेशेंट के अंदर अगर कई सारी डिसीज हैं, तो क्या हम्म। ऐसा पॉसिबल है कि उसके अंदर ये पांचों तत्व में, पांचों के पांचों या 4 या 3 एक्सेस हो या कम हो, या फिर एक ही तत्व बढ़ता है या घटता है? नहीं और नहीं, तत्व एक से ज्यादा भी बिगड़ते हैं, पर आपको अगले 6 महीने तक एक तत्व के अलावा दूसरे तत्व पे ध्यान नहीं देना है। कोई भी एक तत्व पकड़ना है, उसको बैलेंस करना है, फिर अगले तत्व की तरफ स्टेप बाय स्टेप। होगा क्या, अच्छा। देखो कोई चीज से जब सही होते हैं तो उससे बीमार भी हो सकते हैं अगर गलत इस्तेमाल किया।
तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले एक एक तत्व को बैलेंस करना है। अगर कोई साइड इफेक्ट हल्का सा भी दिखता है, 20 मिनट में 15 मिनट में दिखने लगता है पेशेंट को साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट दिखता है तो आप उस तत्व को हटाएंगे, दूसरा तत्व लगाएंगे। ये सारी बातें, थोड़ा आप बहुत एडवांस बात कर रहे हैं, चौथे सेशन की बातें हैं ये, तो है ना, वो हम देखेंगे। अभी अभी क्या करेंगे, अभी हम इस टॉक को ना थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। अभी हम्म हम किसी भी फर्दर ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ चिकित्सा तत्वों को सिद्धांत की समझेंगे, बात करेंगे। सिर्फ अभी हम सिर्फ तत्वों को तत्वों को समझेंगे, समझना है। सिर्फ कोई भी ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे। आज के दिन हम कोई भी ट्रीट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तत्वों को डिटेल में, उनके गुण धर्म स्वभाव, इनको समझेंगे, है ना। और आप लोग अपने दैनिक जीवन में ऑलरेडी पंच तत्व का प्रयोग कर रहे हैं अननोइंगली, उनको समझेंगे कि कहाँ पे मैं पंच तत्व का उपयोग कर रहा हूं और कहाँ नहीं। ठीक है, जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सब लोग नोट करेंगे। पंचतत्व प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी आप सब लोगों का ही है ना। तो हमारा जो पता है, पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान बरसाना, और पलमल में भी अभी आज कुटिया है, और बरसाना में बड़ी कुटिया बन रही है। और ये वेबसाइट पे एड्रेस मिल जाएगा www.vedicpass.com। 24/7 निशुल्क चिकित्सा सुविधा ऑनलाइन है, ऑफलाइन गुरुजी को सेवा राशि देके आप दिखा सकते हैं, है ना। ईमेल मिल जाएगा आपको। सोशल मीडिया के सारे लिंक है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। आप में से कोई अगर व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा है तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। विमल भाई सारे लिंक पोस्ट कर देना चैट पे, सो दैट लोग जुड़ सके, है ना। और ये लिंक जो है वो आप अपने जानने वालों को भेजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे जुड़ने को प्रेरित करिए, सिर्फ जुड़ने को बोलिए। बाकी जब वो परिणाम देखेंगे, सुनेंगे ये सब, तब अपने आप ही आगे फर्दर जुड़ते जाएंगे। मुझे जल्दी नहीं है जोड़ने की, पर साल 6 महीने लोग समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत लोग कई सालों से फॉलो करने के बाद आज यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, विशेष चीज हमें ये समझनी है, ये सारी प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें तो ईश्वर की प्रेरणा से सद्बुद्धि मिली या मार्ग मिला तो हम जुड़ पा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमारे परिवारों में या हमारे बहुत निकट प्रिय लोग जो बहुत बीमार चल रहे हैं और जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे भी अगर उनको परिणाम नहीं आ रहा है, और जबकि पंचतत्व में हम उन्हें अच्छे से परिणाम दिला सकते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो भी क्यों माने, मतलब गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में जाना नहीं, और आपको वो एज ए चिकित्सक कैसे मान लें, आपको उन्होंने किसी अन्य रूप में देखा हुआ है। तो उस सब से वो आपकी जर्नी में ये सारी चीजें बाधाएं ना बने, तो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है कि आपके पास जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं उनके स्टेटस पे अगर आप इस चिकित्सा सिद्धांत से सेटिस्फाइड हैं तो जबरदस्ती कुछ नहीं है, आप उसका डेली एक प्रचार में एक वीडियो लगाइए, डेली एक फीडबैक का फोटो लगाइए। तो होगा क्या कि जिन लोगों को आप कन्विंस करना चाहते हैं वो खुद ब खुद इसे फॉलो करना शुरू करेंगे। कुछ लोग आपसे डायरेक्ट करेंगे, कुछ लोग आपके बिना इनडायरेक्ट वे में जोड़ेंगे। लेकिन अगर वो एक बार जुड़ेंगे और इसका स्वाद लेंगे तो फिर इसको मानेंगे, और जब विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति फंसता है तो ये वहां पे बहुत महत्वपूर्ण रूप से परिणाम दे रही होती है। लेकिन वो आज का परिणाम आप तभी दिला आज का पाएंगे आज का जो जब प्रचार है कन्विंस हो। आपका, वो 2 साल बाद किसी को याद आएगा, जब वो बीमार होगा, सीवियर होगा, हर जगह से थक जाएगा। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो रवि है यहाँ पे, वो 2 साल से मेरा स्टेटस देख रहा था, और ही ही इज माय जूनियर फ्रॉम कॉलेज। तो उन्होंने कहा, यार ये आप क्या करते हो, 2 साल से मैं आपका स्टेटस देखता रहता हूँ। फिर मैंने समझाया तो जल्दी समझ में आ गया। आप अपनी तरफ से बताओगे तो शायद ना समझे, लेकिन आप अपने स्टेटस पे डालते रहो, बताते रहो, तो धीरे धीरे जो जो लोग आपको जानने वाले हैं, और जोड़ दो आप ग्रुप में डायरेक्ट, है ना, उनको लिंक भेज दो, जुड़ने दो उनको, हम अपने आप कन्विंस कर लेंगे। ठीक है भैया। अभी क्या है, मीनू दीदी आप हो? मीनू दीदी आप हो क्या? रवि एक बार मीनू दीदी को फोन करो।
और उनको बोलो कि आप क्लास लेंगे। जी भैया। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पहले भैया आप जो स्टार्टिंग तो आप ही लोगे ना गौरव भैया? तो अभी सिद्धांत की तरफ बढ़ना है फिर हाँ अभी हाँ, मैं जो हमारी संस्थान के पहली, लिए इंट्रो हो गया। हाँ, जी। रवि रवि आप शेयर कर दोगे क्या? हाँ भैया मैं कर देता हूँ शेयर। ठीक है। फुल फ्रेम में कर दो। गुरुजी ये एक क्वेश्चन था। जी, जो ये पीडीएफ वगैरह है ये हमें अवेलेबल होंगी फॉर द जिस रीडिंग जिस पर्पज चीज के? की आपको जरूरत होगी, पहली बात तो ये सब हाँ। रिकॉर्डेड है मोस्टली सेशंस। जो लास्ट कल का जो फोर्थ सेशन होगा वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, तो उसमें सब कोशिश करेंगे आने की। वैसे तो आना तो सब में ही है ना। और दूसरा है कि फोर्थ सेशन बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन है, अगर वो इम्पोर्टेंट सेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे। तो दूसरा ये है कि जो जो पीडीएफ की आपको जरूरत होगी वो ग्रुप में आपको उसी टाइम भेज दिया जाएगा, ठीक है? पूरे की आपको जरूरत भी नहीं है ना। ठीक है भैया, गौरव भैया शुरू जी करो। जी। बेसिकली अभी ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें एक भगवत गीता का 7.4 श्लोक है। और ये स्थिति तब है जब पहले अध्याय में अगर आप गीता कभी वाचन करेंगे तो देखेंगे सिर्फ अर्जुन के प्रश्न है और भगवान कृष्ण कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस श्लोक तक आते आते दूसरे अध्याय में अर्जुन सरेंडर होते हैं 2.4 पे। तो वहां रवि पे जैसे ही रवि सरेंडर होते हैं। तीसरे नंबर की स्लाइड दिखाओ रवि, जी। तो जैसे ही सरेंडर होते हैं तो उस सरेंडर होने से होता क्या है कि अर्जुन ने जैसे ही भगवान के को अपने आप को सौंप दिया तो भगवान फिर उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो सेम कंडीशन में आज की डेट में हम हैं। हम बड़े कंफ्यूज हैं कि करना क्या है हमें लाइफ में, क्योंकि जो पूर्वज थे हमारे वे सभी लोग जानते थे कि उनकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। वो कौन है, मतलब ऊर्जा के प्रारूप में जिसके लिए लोग योग साधना किया करते थे, ईश्वर तत्व से जुड़ते थे। उनके जीवन का उद्देश्य क्या और कैसे प्राप्त करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता, हम अपनी भौतिक दुनिया में खोए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं तो फिर भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि पंच महाभूत के स्वामी से जब भी आप चिकित्सा करेंगे या चिकित्सा करने जा रहे होंगे तो प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण हम आपकी शरणागत में और आपकी प्रेरणा से हमें रोगी मिल रहा है, उसकी चिकित्सा भी आप ही की प्रेरणा से करने जा रहा हूँ, तो मेरे भ्रम का निवारण करके मुझे सही मार्ग दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक चिकित्सक ना होके एक पोस्टमैन की बात ही आ जाएंगे कि आपको ईश्वर कृपा से एक चिट्ठी मिली, मतलब रोगी के रूप में, और उसको ईश्वर का मैसेज चिकित्सा के रूप में जो आप देने जा रहे हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ईश्वर और रोगी को आपको जोड़ना है। आप बीच में बस एक खोल हैं, जैसे एक पोस्टमैन होता है जो आपको डिलीवरी देता है। ठीक है, तो अपने आप को बस इसी प्रारूप में आपको देखना है। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड। और भगवत गीता का जो दूसरा 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 जो स्लाइड है, उसमें भगवान 7 रवि 4 दूसरी पे। स्लाइड पे जाना। 7.4 में भगवान खुद बोल रहे हैं, भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरिस्ततः। मतलब जो भूमि है, और ये जो पांचों तत्वों के नाम हैं, भूमि, जल, वायु, आकाश, ये सब जो है ये मेरी शक्तियां हैं, है ना। प्रकृति के द्वारा प्रकृति प्रदत्त मेरी भौतिक शक्तियां हैं। तो जब इन शक्तियों के स्वामी भगवान हैं,
तो हमें उन्हीं से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इन पांचों तत्वों का सहारा लेके किसी रोगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमें कृपा कीजिए जिससे कि ये रोगी ठीक हो जाए। तो जब आप प्रार्थना करके चिकित्सा करेंगे तो आपके अंदर जो कर्म का, हमारे अंदर क्या होता है, हाँ, तीन तरह के कर्म बताए शास्त्रों में। एक होता है एक होता है मतलब पॉजिटिव कर्म, जिसको हम पुण्य बोलते हैं। एक होता है नेगेटिव कर्म, जिसको हम पाप बोलते हैं। और एक होता है न्यूट्रल कर्म, विकर्म बोलते हैं जिसको। बेसिकली जो पुण्य है उसका एक फल होता है, पाप होता है उसका एक फल होता है। और जो जो हमने ना पाप किया ना पुण्य किया, हमने कृष्ण या ईश्वर की सेवा करी। सेवा कैसे, जो ईश्वर पांचों तत्वों के स्वामी हैं, उनका उनसे परमिशन लेके उनका याद करके जब हमने रोगी की सेवा की, तो ये हमारा ना पाप हुआ ना पुण्य हुआ। और ये जो कर्म है ये सबसे उच्च स्तर का कर्म माना जाता है, जिसमें आपको कर्म करने से, कर्म सिर्फ आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, आपको कोई भी इसका फल नहीं चाहिए। जो भगवत गीता में भगवान बोलते भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा माँ ते संगोत कर्मणि। तो बेसिकली वहां पे भी भगवान यही कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आपको ये शरीर मिला है भौतिक शरीर, तो आप कुछ कर्म करिए, और जो कर्म कीजिए वो मेरे लिए कीजिए, और फल की इच्छा मत करिए। जो आपको उस कर्म का जो उचित फल है वो मैं दे दूंगा समय पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम चिकित्सा में भी यही मनोभाव के साथ चिकित्सा करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। अभी आपको, आप में से कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा क्या ये तो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं कि पंचतत्व पढ़ा रहे हैं, पर ये बेस है। जब आप चिकित्सक और कर्ता की तरह काम करेंगे तो आपके रिजल्ट थोड़े कम हो सकते हैं, और उसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी किसी किसी में देखा गया है। जो लोग क्योंकि ये आध्यात्मिक चिकित्सा है, स्पिरिचुअल चिकित्सा है, अपने शास्त्रों से ली गई है, तो इसका आध्यात्मिक पक्ष है जो हमें समझाना जरूरी है आपको। ठीक है, ठीक है रवि, फोर्थ नंबर की स्लाइड। जी भैया आप। जी। तो बेसिकली ये जो सेशन के बारे में है कि सेशन में हम क्या क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अ, जब सेशन चल रहा है और हमारा कोई प्रश्न नहीं है, तो उस टाइम पे एक तो हमें म्यूट रखना है। अपने वीडियो को भी आप ऑफ रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपका बैंडविड्थ कम खर्च होगा, तो दूसरों का डेटा बचेगा। हो सकता है आपके पास अनलिमिटेड वाईफाई हो, लेकिन आपके साथी के पास, किसी के पास लिमिटेड 1 या 1.5 या 2 GB है, तो उसमें उसको पूरा दिन यूज करना है। दूसरा, आप अपने साथ पेन कॉपी रखिए। जहां भी आपके मन में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है और कोई भी व्यक्ति सेशन ले रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रश्न से सेशन की गति रुकेगी, तो आप लिख लीजिए। सेशन के खत्म होने से पहले हर एक को इनविटेशन रहता है कि आप अपने प्रश्न रखिए, तो आप रखिए। दूसरा, सेशन से रिलेटेड ही प्रश्न करेंगे। जैसे अभी आप पंचतत्व के बारे में भी जानना पहचानना शुरू कर रहे हैं, ये है क्या, सिद्धांत क्या है, कि ये 5 तत्वों का जो सिद्धांत है उसमें हम क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी। तो उन सब का जब परिचय चल रहा होगा ना, तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट, बीमारी की बात नहीं करेंगे, वो उसके सेशन रेगुलर आते रहेंगे, तो हम सेशन से कनेक्ट होकर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड। ये भी भैया बाद में रखेंगे लंच ब्रेक के टाइम पे। वैदिक रेफरेंसेस जो रवि भी हैं वो रवि लगा दीजिए। रवि हाँ, तो वैदिक रेफरेंसेस हमने बता दिए भैया, वो अथर्ववेद और वो सब। रवि ये जो है ना टेलीग्राम में ऐड करने वाले, थोड़ा स्किप कर दो। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। आप सब लोग है ना इसमें लोगों को जोड़ सकते हैं, है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अभी गुरुजी का परिचय दे दीजिए भैया। बेसिकली ये जो संस्थान और संस्थान के जो प्रणेता हैं गुरु जी, इनकी जर्नी में एक यूटर्न आया था। ये एक ऐसे व्यक्ति का जीवन सार है जिसमें हम आज खुद साथी हैं।
गुरुजी कभी वृंदावन मथुरा के प्रसिद्ध भागवताचार्य थे। जब छोटे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने की कल्पना करते हैं तो आप एक किसान परिवार से हैं, इटावा से मूलतः आप हैं। सैफई परिवार से आप लिंक्ड हैं। और आपको जब बचपन में प्रेरणा हुई तो आप घर से भाग के वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक गुरुजी के आश्रम में आपको आश्रय मिला, वहीं से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। और उनके लाड़ प्यार से आप एक लोकप्रिय कथावाचक भी हुए। होता क्या है कि जब आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ जाती है, पैसे का क्रम बढ़ जाता है, लोकप्रियता बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है, तो वहां पे भौतिक जीवन की पराकाष्ठा शुरू होती है, भोग और विलास, है ना। तो उस कारण से आपको अनेका अनेकों असाध्य बीमारियों ने घेर लिया। और उन बीमारियों को घेरने के कारण जब आपको मुंबई के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने बोल दिया अब आपके पास समय नहीं है, आप कैंसर की अंतिम चरण पर चल रहे हैं। आपके शरीर से डायबिटीज का लेवल 600-700 रहता था, बीपी की समस्या होने लगी थी, बीपी लो होना जैसा, ब्लीडिंग होती थी शरीर के कुछ हिस्सों से जो कि कंटिन्यूअस होती थी, और भी बहुत सारी परेशानियां थी। तो जब आपको लगा कि अब जीवन का अंतिम समय चल रहा है तो एक बार प्रेरणा हुई कि क्यों ना गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर लूं। तो उसके लिए आप गोवर्धन पहुंचे जैसे तैसे, और आप परिक्रमा मार्ग पे थे। तो किसी साधु संत ने पूछा कि बेटा तुझे समस्या क्या है। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बीमारी के बारे में बताऊंगा तो इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगेगा, वृद्ध संत है। तो आपने बीमारी ना बोल के कुछ कुछ लक्षण बोल दिए। बोले इसमें क्या है, ये तो अभी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने पहली बार आपसे प्रश्न किया 24 घंटे में तुम्हारे लक्षण बढ़ते कब है और घटते कब है। उन्होंने कहा बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो इससे पीड़ित हूँ, हर समय यही लक्षण है मेरे, घटेंगे और बढ़ेंगे क्या। तो बोले बेटा अगर तेरे लक्षण ऐसे ही होते ना तो अभी तू परिक्रमा मार्ग में नहीं होता, घर पे या हॉस्पिटल में बिस्तर पे लेटा होता। तो गुरुजी को पहली बार कोई प्रश्न था जिसने झकझोरा। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और फिर बताया कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे के बीच में सबसे ज्यादा असहजता होती है, क्योंकि संत ने उस समय के अनुरूप, जो हम जैविक घड़ी में आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी के अंग पर एक पत्ता तोड़ा और हरा रंग मसल के लगा दिया और बोला बेटा बस ऐसे ही करना है, तू स्वस्थ हो जाएगा। आपने वो परिक्रमा जिसमें आप बड़ी मुश्किल से खड़े होके चल रहे थे, बड़े आराम से वो 27 किलोमीटर की परिक्रमा आपकी हो गई। और जब परिक्रमा हो गई तो आपको महसूस हुआ कि आप तो बहुत बीमार थे, ये आपके लिए संभव ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर आपको उस संत की याद आई, लेकिन वो संत नहीं मिले। अगले कुछ दिन आपने उन संत से मिलने का प्रयास किया, ढूंढवाए, लेकिन वो संत ही नहीं मिले आपको। आपकी तबीयत पुनः पहले जैसी खराब होने लगी। ईश्वर कृपा से वो पुनः आए आपके पास। उन्होंने कहा बेटा तू लगा नहीं रहा, कि बाबा क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ना आप मिले ना वो पत्ता मिला, मैं क्या करता। तो बोले बेटा पत्ता नहीं, मैंने तुझे बार बार बोला था हरा रंग लगाना है, कोई सा भी हरा रंग लगाना था केवल उसी जगह पे, और उसमें मेरी भी आवश्यकता नहीं थी। तो बोले आप मुझे ठीक कर दो। उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मैं तुझे ठीक तो कर दूंगा, लेकिन प्रण लेना पड़ेगा कि तेरे जीवन में जितना भी तूने कमाया है वो सब छोड़ के कथावाचक के प्रोफेशन से तुझे चिकित्सक बनना होगा। छोड़ देगा तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा कैसे। बोले मार्ग मिल जाएगा, तू पहले इसके लिए मन को तो तैयार कर। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प दिलाया कि छोड़ना है, तो आपने उस विषय में सोचना भी प्रारंभ किया। फिर इत्फाकन आपकी एक कथा लगी हुई थी कानपुर, वहां पे पूज्य राजीव भाई आपके पास आए, भेंट वार्ता हुई और उन्होंने आपसे मंच मांगा। तो आपने कहा कि मैं मंच कैसे दे सकता हूँ, भागवत का मंच है। तो उन्होंने जब अपने उद्देश्य बताए तो आपको उनका उद्देश्य समझ में आया और आपने उनको अपना भागवत मंच दे दिया। और भागवत मंच देने के बाद में जब उनकी बातों को सुना और समझा तो आपको लगा कि जैसे आपको जो संत जी ने निर्देश दिया था वो शायद लक्ष्य मिलने वाला है। तो आपने फिर राजीव भाई को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में घटनाक्रम हुआ और उन्होंने बोला है। तो राजीव भाई के माध्यम से आपका एक आयुष विद्यालय में
आयुर्वेद के लिए दाखिला हो गया और आपने उसकी तरफ कोर्स करना शुरू कर दिया। यश आपके पास बचपन से ही था, तो जो भी आप चिकित्सा कर रहे थे, जिसको भी कर रहे थे, उसको परिणाम मिलते थे और आपके पास पेशेंट बढ़ रहे थे आयुर्वेद में भी। लेकिन होता क्या है कि आपको आयुर्वेद में कोई वृक्ष या वनस्पति ना दिखती है, औषधि दिखती है। और औषधि की ठीक है, शायद गौरव भैया का कुछ तो सिग्नल का इशू हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी भाई आ रही है। हाँ, तो इस तरह से फिर गुरुजी ने आयुर्वेद सीखा, होम्योपैथी भी सीखी, एक्यूप्रेशर भी सीखा। फिर इनके गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैंने तेरे को दवा और पेड़ों के नुकसान के लिए नहीं कहा है। तो एक पंचतत्व चिकित्सा व्यवस्था है, कुछ सूत्र दिए और उससे फिर गुरुजी ने बिना दवा के ये पंचतत्व चिकित्सा व्यवस्था लगभग 2014 में फॉर्मली शुरू की, है ना। तो गुरुजी दवाइयां काफी देते थे पहले, फिर वो छोड़ते गए धीरे धीरे। आप भैया म्यूट हो, गौरव भैया। जी। तो जो गुरुजी हैं, जो संत जी हैं, उनके निर्देश पे आपने जितना भी एम्पायर बनाया था, और आपके जो पुराने गुरुजी थे, जिनसे आपको श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम भी मिला था, जो आज की डेट में अरबों की प्रॉपर्टी है, उसको आपने त्याग दिया। हम्म। ठीक है भैया, मैं थोड़ा शॉर्ट में खत्म करता हूँ। रवि नेक्स्ट। तो ये गुरुजी का पूरा इंट्रोडक्शन है। 2014 के बाद से की जो हिस्ट्री है वो हम पहले से आपको बता ही चुके हैं, है ना। तो अभी गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि जो 3 तरह के हमारे रोग है साधारण, आप जब चिकित्सा करने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ रोगी जो है वो आप कितनी भी चिकित्सा कर रहे हो या तो ठीक नहीं हो रहे हैं, या अगर ठीक हो रहे हैं तो उनका जो रोग है उसका इफेक्ट आपको मिल रहा है ज्यादा, अगर आप जिद से चिकित्सा कर रहे हैं तो ऐसे रोगी जो है वो संस्कार और प्रारब्ध बस होते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था आप लोगों को कि आप ये उस दिन का इंतजार मत करिए जब आप अपनी चिकित्सा मेरी चिकित्सा हो जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये आप मत सोचिए। हो सकता है कि आपका जो रोग है वो कोई ना कोई प्रारब्ध या संस्कारवश है, तो जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे हरि कृपा आपके पास होती जाएगी और आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप सही जगह पे हैं, जहां पे आपको आध्यात्मिक रूप से चिकित्सा, आध्यात्मिक कॉन्शियस रह के आपको चिकित्सा करनी है। भगवान का जो अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, श्री हरि ईश्वर की चेतना के साथ जब आप चिकित्सा करेंगे तो आप अपने रोग भी काट सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो जो साधारण या सानिध्यवश जो रोग है वो 100% क्योर हो जाएंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है। रवि 12वां, नेक्स्ट स्लाइड। रवि नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ ग्रंथों के यहाँ पे रेफरेंसेस हैं। ये सिर्फ आपको चिकित्सा में इनका डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगा, पर कुछ ग्रंथों जब हम रिसर्च करते हैं या किसी सिद्धांत को हम पूर्ण रूप से पैकेज करके प्रस्तुत करते हैं तो हमने उसके लिए गुरुजी ने कुछ रेफरेंसेस ढूंढे हैं कि कहाँ से इस पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है और वैदिक शास्त्र और रेफरेंसेस इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे शिव श्रोदाय है, उसमें लिखा है तत्वाद ब्रह्मण्यम उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वात ब्रह्मांड निर्णय। तो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जो चक्र है वो कैसे है, प्रभु महादेव से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, है ना। तो ये सीक्वेंस यहाँ से आता है। फिर आगे है कि हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इस भौतिक संसार में, और 5 तत्व होते हैं, है ना। और 5 तत्व, उसके बाद 3 तन्मात्रा, सॉरी
जैसे मैंने बताया आपको, इसमें वो लिखा हुआ नहीं है कि 5 तत्वों के अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर आत्मा, आत्मा के ऊपर इन सूक्ष्म 3 चीजों का आवरण रहता है, मन, बुद्धि, अहंकार का। तो इस आवरण को पे हम अभी का पर्टिकुलरली काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 तत्व भौतिक तत्वों पे काम करेंगे। रवि नेक्स्ट। ठीक है, तो ये है हमारा क्षितिजल ये जो चौपाई है, ये किष्किंधा कांड में से ली गई है, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से, जिसमें लिखा है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है, आपकी चिकित्सा में काम आने वाली है ना। ये आप याद करिएगा, ये आपको आगे समझ में आएगी कि ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें से जो आपको सबसे समझ में आएगा वो ये है, पावक किसको बोलते हैं? अग्नि। 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 और अग्नि को किससे हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? जल। 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 जल से। तो अगर पावक को जल से नियंत्रित कर सकते हैं, तो जल को किससे नियंत्रित कर सकते हैं? आकाश। आकाश क्षिति। कहाँ लिखा है पृथ्वी। इसमें? जल। अगर पावक को जल से नियंत्रित कर सकते हैं, तो जल को किससे नियंत्रित कर सकते हैं? क्षिति। सीक्वेंस देखिए। क्षिति। क्षिति। पृथ्वी। क्षिति। क्षिति मतलब पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी। ऐसे ही मैं बता भी चुका हूं, जल को नियंत्रण करने का जो तरीका है, पानी का बहुत तेज बहाव आ रहा है, कौन रोक सकता है? कैसे पत्थर। रोकेगा पानी? मिट्टी से ही रोका है, बांध बना मिट्टी। के ही रोका जा सकता है ना। हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही गगन, समीर का कंट्रोलर क्या होगा? इस लाइन पे ही फोकस रखिए बस। आकाश। समीर। आकाश। आकाश। गगन। आकाश क्यों होगा होगा? क्यों होगा समीर का कंट्रोलर आकाश? क्योंकि स्पेस बढ़ता जाएगा। हाँ, तो जैसे अगर हवा का दबाव है, बात मत करो। कोई एक जगह पे हवा का दबाव ज्यादा है, कोई एक पात्र में हवा का दबाव ज्यादा है, तो उसको कम करना है तो हमें स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, तो हवा का दबाव अपने आप कम हो जाएगा। सबको समझ में आया? ये 10वीं 12वीं की हाँ साइंस की यार। किताब का उत्तर है। ठीक हाँ है। जी। तो हाँ फिर यार। अब गगन का कंट्रोलर क्या है? वाव। अग्नि। 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 ठीक है, वो बताएंगे आगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अभी मान के चलिए गगन का पावक है। तो फिर जो पृथ्वी है उसका कंट्रोलर क्या होना चाहिए? वायु। वायु। ठीक है। अंगिरा। हाँ, अगर कोई आदमी, पृथ्वी मतलब जड़, एक जगह बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल जड़ है, आलस कर रहा है, तो जैसे ही कोई, जैसे राजस्थान में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह धोरे जो है शिफ्ट हो जाते हैं, वो किससे शिफ्ट होते हैं? जब हवा चलती है। ठीक है। तो ऐसे है। तो ये इंपॉर्टेंट चौपाई है, अभी आगे बताऊंगा ये सारे क्या क्यों, पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना है आपको, ये चिकित्सा में काम आने वाला है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है। चलिए। गगन समीर। क्षितिजल हाँ, पावक 14। गगन समीर। 14 नंबर रवि। तो ये जो सिद्धांत है ना, पशु पक्षी गौ माता कार घर इंसान सब में काम आता है ना। तो पंचतत्व क्या है? वेद और पुराणों में बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु, जबकि सृष्टि के जीवन के लिए 5 तत्वों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये पांचों तत्व ये हैं, आपको पता है। इसी से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आकाश। तो जो हमारा शरीर है ना, जब अ, जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, तो वो रज जो होता है उसको आकाश की श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो रज, उसके बाद फिर वायु, फिर बच्चा जो है वो वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, इस तरह से पूरा ये सीक्वेंस बनता है ना। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि हम जन्म के पहले की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, जन्म जब ले रहे हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो हो जाता है। मैं बताऊंगा अभी, सर्किल में भी दिख रहा है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल।
ठीक है। तो वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल इस सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रवि 15, स्लाइड नंबर 15। तो मानव शरीर जो बना है वो इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। इन्हीं के संतुलन या इनके ही संतुलन से आपको व्याधियां और रोग उत्पन्न होते हैं। तत्वों को संतुलित, असंतुलन का एक या ज्यादा रोग हो सकते हैं एक तत्व के असंतुलन से, है ना। और तो हमें तो सिर्फ तत्वों पे बात करनी है, रोग की बात नहीं करनी है आगे से। पूर्ण रूप से रोगी का इलाज किया जाता है। सांसारिक चीजों में भी पंच तत्वों का बहुत विशेष महत्व है। जैसे कि आप वीडियो मिल जाएंगे, मैं अभी इसका कारण नहीं बताऊंगा, शायद गुरुजी आएंगे तो बताएंगे। लेकिन अपने जन्म के ऊर्जाओं में, जन्म तिथि को आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, घर गृह प्रवेश, नई कार, कोई भी नई चीज ना लाएं, है ना। क्योंकि जन्म की ऊर्जा आपके लिए परेशान वाली ऊर्जा है। उसके कंट्रोलर ऊर्जा में, जैसे जिसका जन्म अगर अग्नि में हुआ है तो वो अग्नि के महीनों में कुछ ना करे, वो जल के महीने में कुछ करे, है ना। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कुछ भी नया करना है, संभव हो जितना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जिसका अग्नि बढ़ा हुआ है वो नीले कलर के कपड़े पहने, नीले कलर के पर्दे लगाए, और क्या नाम है, नीले कलर की चादर ओढ़े। तो इस तरह से आप अपने मतलब सांसारिक जीवन में भी इन पंच तत्वों से अपने आपको बैलेंस कर सकते हैं। 16 नंबर रवि, नेक्स्ट स्लाइड। रवि, नेक्स्ट स्लाइड। तो पंचतत्व चिकित्सा और अन्य पद्धतियों में क्या अंतर है? सभी पद्धतियां अच्छी हैं और समय समय पे सबकी रिक्वायरमेंट होती है। हम अपनी पंचतत्व चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को ज्यादा डोज मिल गई किसी भी ऊर्जा की असंतुलन की, तो उसको असहजता शुरू हो जाएगी, या आपने गलत ट्रीट कर दिया तो असहजता शुरू हो जाएगी। आप में से बहुत और लोग होंगे, जैसे ही रंग लगाने से समस्या शुरू हो जाती है। इसका मतलब पंचतत्व तो बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में काम करता है, और जैसे ही आपको ऊर्जा की डोज संतुलित हो जाएगी, आपको वो बंद करने के इंडिकेशन भी मिल जाएगा, है ना। अभी जैसे योग से लोग ठीक होते हैं, तो कई बार मैंने एक दो पेशेंट देखे हैं बहुत सारा कपाल भारती करके अपने को नुकसान पहुंचा लिया है। तो थोड़ा सा योग में भी ये सब काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। इसमें क्या है, अगर आपसे गलती हुई ना इसमें भी, तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा और आप रोगी को नुकसान नहीं होगा, असहज हो जाएगा रोगी अगर आपने गलत चिकित्सा की तो। और कोई ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। 17 रवि, नेक्स्ट। है ना। तो पंचतत्व चिकित्सा जो है वो समय के हिसाब से चली गई थी। गुरु जी पे कृपा हुई ईश्वर की, तो उन्होंने इसे खोजा और इस पे रिसर्च शुरू किया। 18 रवि, नेक्स्ट। ये शायद अभी हमारे को ये देखना है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी ऊर्जा का किसी पर्टिकुलर रोग से संबंध नहीं है। दर्द की ऊर्जाओं का वायु से संबंध नहीं है। किडनी की ऊर्जा, किडनी में रोग है तो ऐसा नहीं है कि किडनी के कारण ये होगा। हाई ब्लड प्रेशर है, ना अग्नि है, ना जल है, ना आकाश है, ना वायु है, ना पृथ्वी है। कोई भी ऊर्जा हो सकती है। ये हमने चार्ट भी दिखाए थे आपको, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल है यहाँ? जी गुरु जी, ये जी कंट्रोलर के बारे में एक बार फिर से नहीं नहीं नहीं, अभी बताया जाए। कंट्रोलर आपको बताए नहीं है, सिर्फ आपको ये टीजर अच्छा। दिया है, ट्रेलर दिखाया है, अच्छा। कंट्रोलर नहीं बताया है। बस ये जी मान के चलिए कि आपको पता है ना अग्नि का कंट्रोलर क्या है, इतना तो सबको पता है। जी बस वही जी बताया है जी और कुछ नहीं किया। जी ठीक। रवि ये स्किप कर दो अपने चार्ट में, नेक्स्ट चलते हैं।
तो अभी किसी एक ऊर्जा का किसी एक रोग से संबंध नहीं है, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, पांचों तत्वों को महत्व को समझेंगे एक एक करके। नेक्स्ट 25 है ना। मीनू दीदी आप हो क्या? हरी बोल। जी जी भैया, प्रणाम भैया। नहीं नहीं, नीतू दीदी नहीं, मीनू दीदी। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, तो आप यहाँ से आगे से आप लेंगे ना। हरी बोल भैया, आप सुन पा रहे हो? आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है? नहीं, अभी भी कम है। फोन में भैया, मैंने तो अभी वो लगा रखा है हेडफोन। पहले सही आ रही थी, आप बिना उसके कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी ठीक आ रही है? नहीं, अभी भी कम है। अभी भी कम है? अब पहले सही थी, आप जब पहले जुड़े थे। भैया सेम उसी से कर रही हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं हेडफोन दोबारा लगा। भैया आप बताइए, अभी हाँ, आवाज अभी सही है? परफेक्ट परफेक्ट है। ठीक है अभी जी रवि, भैया। इसको स्लाइड मोड में ले जाओ आप, और फिर करो, है ना। मीनू दीदी आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे या फिर ये ठीक है? ये भी ठीक है भैया, मुझे मेरे पास स्लाइड्स नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? मैं भेज देता हूँ। ठीक हाँ है, आप इससे कर लो अभी। हाँ ठीक है भैया, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए रवि भैया। हाँ, तो अभी तक हमने जो भी जाना सभी को प्रणाम। मेरा नाम मीनू है, और हम अब आगे थोड़ा सा पंचतत्व के बारे में समझेंगे। अभी तक मनीष भैया ने आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया कि रोग क्या है, हमारे तत्व क्या है, कैसे काम करते हैं। तो अभी हमें ये पता है कि हमारे पास पांच तत्व है, हम इसे इसलिए पंच तत्व बोलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है? वायु। वायु है, जल है, आकाश है, ठीक है। उसके बाद अग्नि नहीं है तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी नहीं है तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी नहीं होगी तो आप कुछ उगा नहीं सकते, और उसके उगाने के लिए आपको आकाश की भी जरूरत है, जल की भी जरूरत है, वायु की भी जरूरत है। तो सारे पांचों के तत्व, बिना संभव नहीं है। जी, तो पांचों तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सिर्फ यही पांच तत्व लेके हमने पंच तत्व शुरू किया। अभी मनीष भैया ने बोला कि रोग, तो हमारे रोग क्या है? हमारे रोग हैं कि हमारी ऊर्जा संतुलित नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पूरे ब्रह्मांड में उनसे पनपने वाली हर वस्तु और जीव का निर्माण हमारे पंच तत्व से हुआ है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं कि यही पंच तत्व से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, हमारी जीवन शैली भी इसी से चलती है, और अंत में हम पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। ये सबको क्लियर है? हाँ जी। तो जब भी हमारा ये पांच तत्व बिगड़ेंगे, इसका मतलब है कि हमारी ऊर्जा बिगड़ रही है, हमारा संतुलन बिगड़ रहा है, और तभी हमें रोग आते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, अब हमें समझना है रोग एक्चुअली है क्या। तो रोग, अभी आप देखते हो किसी के पैर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, सब कुछ है। वो रोग हैं अलग अलग, लेकिन आपके रोग, मैं आपको ये पूछूं कि अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो बारिश के मौसम में किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या सही है इसमें? बारिश के मौसम में एक्चुअली होना क्या चाहिए? या और इजी करूं, गर्मी का मौसम है लेकिन एक बंदा मुझे बोल रहा है कि जी मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या वो सही है? नहीं। नहीं। और एक बोल रहा है जी गर्मी का मौसम है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो वो सही है। सही है। ठीक है। तो जब भी बिल्कुल सही है। आपके कोई भी लक्षण किसी भी मौसम से रिलेटेड है लेकिन वो दूसरे मौसम में आ रहे हैं, क्योंकि ठंड लगना ठंड में सही है, लेकिन गर्मी में अगर किसी को ठंड लग रही है मतलब कि कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ है। क्योंकि गर्मियों में हमें गर्मी लगनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, लेकिन किसी को ठंड लग रही है,
तो एक तरह से हम मानेंगे अगर किसी एक मौसम के लक्षण दूसरे मौसम में दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ रोग है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, हम सभी देखते हैं छोटे बच्चे मोस्टली इधर से उधर घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वो ना बात कर रहा ना हल खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे कि उसमें बच्चों वाले लक्षण नहीं दिखाई दे रहे ना हमें? एबनॉर्मल हाँ एबनॉर्मल जी। हाँ, एबनॉर्मल बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि ये बच्चे जैसा तो हरकतें ही नहीं कर रहा है, तो बड़े बूढ़े जैसा हरकत कर रहा है। तो इसका एक और क्या हुआ, किसी भी उम्र के लक्षण आपको दूसरी उम्र में दिखे। यहाँ पर हमारे बच्चे की उम्र में हमें लक्षण किसके दिख रहे हैं? बुजुर्ग होने के। तो इसका मतलब उस बच्चे के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कोई ना कोई ऊर्जा बिगड़ी हुई है। ठीक है, अभी आप एक और हम नहीं लेते, जैसे मैं अभी हैदराबाद में हूँ, अभी मैं दिल्ली गई। ठीक है, हैदराबाद से दिल्ली का मौसम बिल्कुल चेंज है, यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, दिल्ली में अभी भी बहुत गर्मी है। मैं वहां गई, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही, ना मुझे सांस आ रही है ना गर्मी सहन हो रही है। तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही सही नहीं है? सही सही हाँ, है। ऊर्जा सही संतुलित नहीं है मैम। क्योंकि मैं वहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, मेरी जो ऊर्जा थी अभी वो हैदराबाद के हिसाब से सेट थी, अब मैं दिल्ली चली गई तो मेरी ऊर्जा संतुलित नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो जब भी हम किसी नए स्थान पे जाते हैं या हम कहीं और जगह चेंज करते हैं तो भी हमारी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। तो बेसिकली हम ये नहीं देखेंगे कि इसको पैर में दर्द हो रहा है तो इसकी कौन सी ऊर्जा बिगड़ी है, इसको डायबिटीज है तो कौन सी ऊर्जा बिगड़ी है। हम उसके ऊर्जा पे काम करेंगे कि वो किस उम्र में आ रहा है, किस स्थान से आ रहा है, किस तरह से उसने किस मौसम में उसको परेशानी हुई या किस उम्र में उसको परेशानी हुई। या जैसे मैंने बोला मैं हैदराबाद से दिल्ली गई तो मुझे पैरों में दर्द शुरू हुआ, तो मतलब मेरा स्थान परिवर्तन हुआ और मेरे पैरों में दर्द हुआ। तो वो रोगी वैसा वाला रोग नहीं है कि भाई पैरों में दर्द हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाने का या कि दवाई लेने का। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्थान परिवर्तन किया और मेरे ऊर्जा में चेंज हुआ। तो हम कभी भी रोग का इलाज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसका पीछे ऊर्जा। का तत्व जानने का कि किस वजह से उसको ये रोग हो रहा है। ये क्लियर है कि रोग क्या है? तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अगर किसी और उम्र मौसम या समय के लक्षण किसी और उम्र या मौसम में दिखाई दें तो हम बोलेंगे उसको कुछ ना कुछ रोग है। अभी क्लियर है सबको रोग क्या है? यस। ठीक है। हाँ जी जी। मैं हाँ, अगर अभी भी किसी का सवाल है एक एक करके बोलेंगे, क्योंकि अगर आप बोलते रहे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, अगर मैं बोलती रही तो आप नहीं सुन पाएंगे फिर। जी, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आप हैदराबाद से दिल्ली गए और हाँ आपके पैर में दर्द हुआ, हाँ, समय मतलब स्थान परिवर्तन हुआ और स्थान मौसम का भी परिवर्तन। परिवर्तन हुआ, मौसम का भी हाँ, परिवर्तन हुआ, तो हम उसकी इस ऊर्जा पे काम करेंगे। देखिए अब हम वहां पे देखेंगे उसको किस टाइम पे मौसम में परिवर्तन हुआ, स्थान भी परिवर्तन हुआ, और किस टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई हम वो भी देखेंगे। और ये सारी चीजें अभी आप ये मान लो कि हम कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें असहजता है, तो मतलब कुछ ना कुछ हमारी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। जी और हम इलाज कैसे करेंगे, कल शाम तक आप ये चीज बहुत अच्छे से जान जाएंगे, जी जी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी शुरू करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जी हम जी, खाली अभी बेसिक सीख रहे हैं और बाद में इसको ट्रीट कैसे करना है वो भी करेंगे। अभी अभी सिर्फ हम उस पे फोकस करेंगे। मतलब हम आज का हमारा टारगेट ये है कि पंच मतलब रोग क्या है। अब अगर किसी ने ज्यादा भोजन कर लिया है, गलत भोजन कर लिया है और उसको उल्टी हो रही है तो वो रोग है। पर किसी को मान लो अभी जैसे दीदी ने बताया कि गर्मियों में अगर मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो क्या है? सर्दियों में पसीना आ रहा है तो यार ये तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हुआ है। या फिर छोटा बच्चा है बहुत ऊधम मचा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अगर वही बुजुर्ग बहुत ऊधम मचा रहा है तो बीमार है। तो हम कहते हैं ना यार, ये कोई 20 साल का बच्चा है और अब बड़ा शांत है, कुछ बोल नहीं रहा है, चुप बैठा है, तो यार
हम कहते हैं ना इसमें आग कहाँ है, तो हमें क्या है, हर उम्र की हर जो तत्व है उसके गुण धर्म को समझना है। जो पांचों तत्व हैं, जैसे वायु है, तो वायु का स्वभाव क्या है, स्वाद क्या है, रंग क्या है, कंट्रोलर क्या है, महीना कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी कि आप अगर अपनी जन्म की ऊर्जाओं में या जन्म तिथि में कुछ करते हैं तो वो आपको फलदायी नहीं होता है, वो आपको बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव सेंस में नहीं आएगा। तो अभी आपको ये लगेगा यार मेरी ऊर्जा कौन सी है फिर पर्टिकुलरली, तो ये सारी चीजें आप असेस करेंगे जब पांचों तत्वों के गुण धर्म को आप समझ लेंगे, है ना। ठीक है, मैं जवाब दे पाया आपका? यहां तक जी किसी जी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े फिर। जी। जी। हाँ भैया, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए।